दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन दुर्ग स्थापत्य कला पढ़ रहे हैं। 2 क्लास पहले हो चुकी है। जो फर्स्ट क्लास में अपन पढ़े थे, जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में राजस्थान के 6 किले शामिल है, उनको पढ़ लिए थे। देखिए, आज अपन दुर्ग स्थापत्य कला, दुर्ग वाली जो फैक्ट है, जो दुर्ग स्थापत्य कला है, इसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन छत्रियां पढ़ेंगे। राजस्थान में जो भी छत्रियां हैं, ठीक है, राजाओं की और जो सामंतों की जो भी छत्रियां हैं, इंपॉर्टेंट जो छत्रियां एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उनको अपन कल कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, आज अपन बात करते हैं सबसे पहले भटनेर दुर्ग की। देखिए, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है। आपको ध्यान होगा ये बात कि भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है। 1805 की अपन अगर बात करते हैं तो बीकानेर का राजा उस समय था सूरत सिंह। तो 1805 में बीकानेर का राजा सूरत सिंह यहाँ पर अटैक करता है, आक्रमण करता है। इस दिन मंगलवार था। मंगलवार होने की वजह से, मंगलवार होने के कारण से इस जो भटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर देता है। हनुमान जी का वार रहता है मंगलवार शनिवार, तो इस दिन मंगलवार था जो अटैक करता है सूरत सिंह, ठीक है। तो भटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ किया जाता है, ठीक है। ये बात अपन पहले जो यानी ये राजवंश पढ़ रहे थे उस समय में बात कर चुके हैं। अब बात आती है भटनेर दुर्ग के निर्माण की। तो भटनेर दुर्ग का जो निर्माण करवाता है, जो भूपत पाटी करवाता है, ठीक है, इसका जो निर्माण करवाता है, जो भटनेर दुर्ग का, ये भूपत पाटी करवाता है। ये भी ध्यान रखना। डायरेक्ट भाई जो निर्माण जो इसके लिए जो पूछा जा सकता है किसी भी दुर्ग के लिए कि फलाने फलाने दुर्ग का निर्माण कौन करवाता है, या इस समय भाई राजा कौन था, इसका निर्माण कार्य चल रहा था, तो थोड़ा सा ध्यान रख लिया करो, ठीक है। तो भूपत पाटी इसका निर्माण करवाता है। अब बात आती है जो अपन पहले बात कर चुके हैं कि उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। इस किले को आप लिख लेना कि उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान की जो उत्तरी सीमा में थी, इधर से जो भी कोई आक्रमण होता है, देखिए जो विदेशी आक्रमण उस समय हो रहे थे, तो इधर अफगानिस्तान साइड से हो रहे थे, तो यानी जो भी कोई आक्रमण होगा तो सबसे पहले अटैक राजस्थान का जो छोर रहेगा वो कौन कहाँ पर किया जाएगा, तो इधर गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो एरिया पड़ता है तो इधर ही होगा। अब भाई गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो एरिया, तो हनुमानगढ़ में या भटनेर में जो भटनेर दुर्ग है, तो भटनेर दुर्ग यहाँ पर है, तो यहाँ के राजा भी होंगे, शासक जो भी होंगे, उनकी सेना होगी। तो सबसे पहले इनको सामना करना पड़ेगा जो आक्रमण होगा, जो विदेशी आक्रमण होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि उत्तरी सीमा का जो, यानी उत्तरी सीमा का प्रहरी का यहाँ पर तात्पर्य है, जो अर्थ है, जो मतलब है कि जो भी आक्रमणकारी आते हैं कि उत्तरी सीमा पर जो ये प्रहरी कर रहा है, जो पहरा दे रहा है एक प्रकार से राजस्थान की उत्तरी सीमा पर, ठीक है। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा गया है भटनेर दुर्ग को। तो क्वेश्चन बनेगा कि उत्तरी सीमा का प्रहरी निम्नलिखित में से कौन से दुर्ग को या किस दुर्ग को कहा जाता है, तो भटनेर दुर्ग को कहा जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि राजस्थान का जो सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों का सामना करने वाला किला भी कौन सा है, भटनेर दुर्ग है, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो, अलग से जो फैक्ट है जो नोट डाल के लिख सकते हो। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला यानी किला है भटनेर दुर्ग है। तो भाई जो विदेशी आक्रमण होंगे इधर से हो रहे थे, मैं अभी फिर आपको बता रहा था। तो विदेशी आक्रमणों को पहला जो सामना करेगा भटनेर दुर्ग करेगा। अगर यहाँ से हार कर विदेशी आक्रमणकारी भाग जाते हैं तो भाई यहीं से भाग जाते हैं, आगे तो बढ़ ही नहीं पाएंगे। और यहाँ से जो लड़के और आगे आते हैं वो एक अलग बात है। तो सबसे पहले यही यानी अटैक झेलेगा, यही आक्रमण झेलेगा, ठीक है। तो राजस्थान का वह किला जो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलता है, ठीक है, तो भटनेर दुर्ग है वो। देखिए, अब बात आती है तैमूर की। अपन पहले भी शायद पढ़ चुके हैं तैमूर। 1398 में तैमूर आक्रमण करता है। हालांकि दिल्ली सुल्तान इस समय नासिरुद्दीन था, ठीक है, अपन पहले बात कर चुके हैं। वैसे जब तुगलक वंश का जो शासन हुआ करता था दिल्ली में, ठीक है, तो नासिरुद्दीन जो अंतिम शासक था जो तुगलक वंश का, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के यानी गयासुद्दीन तुगलक सेकंड के बाद में जो शासक था यानी नासिरुद्दीन था। तो इस समय जो तैमूर 1398 में आक्रमण करता है, दिल्ली पर भी आक्रमण करता है, खूब लूटपाट करता है, काटमार मचवाता है। हालांकि बहुत बड़ा आक्रमणकारी था, दुर्दांत आक्रमणकारी था तैमूर। ये भी मैं आपको बता दिया था, तैमूर को एक दौलत नामक भिखारी ने लंगड़ा कह दिया था, इसलिए तैमूर लंग के नाम से प्रसिद्ध होता है तैमूर, ठीक है। तो 1398 में तैमूर यहाँ पर भी आक्रमण करता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और तैमूर ने
इस किले की थोड़ी सी प्रशंसा की है भाई, दो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से डायरेक्ट पूछा जाता है, जो स्टेटमेंट है, जो भी प्रशंसा की है भाई। जो तैमूर जब आक्रमण करता है, ठीक है, तो तैमूर जो आक्रमण करता है, देखिए जब उसके आक्रमण के समय यानी यहाँ पर हिंदू महिलाओं के साथ में मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। ठीक है, देखिए बड़ा यानी दुर्दांत आक्रमणकारी था तैमूर, तो वो यहाँ पर आक्रमण करता है 1398 में। देखिए जब वो आक्रमण करता है तो यहाँ की हिंदू महिलाएं जोहर करेगी ही करेगी, अपन जोहर पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, तो किस प्रकार से जोहर की प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है, साका होता है उसमें, केसरिया और जोहर दोनों होते हैं, तब जाकर साका कहा जाता है उसको। देखिए जब ये जोहर होता है तो यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर जो अलग अलग और आक्रमणकारी जो आक्रमण करते हैं, जैसे गजनवी भी आक्रमण करता है, ठीक है, गजनवी आक्रमण करता है, उसके बाद में कामरान आक्रमण करता है, कामरान यहाँ पर कब्जा भी कर लेता है, ठीक है, तो ये जो फैक्ट थे ये आप लिख लेना चाहिए, आपको लिखना चाहिए कि गजनवी भी यहाँ पर आक्रमण करता है और कामरान यहाँ पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ की इमारतों की। देखिए इमारतों की बात करें उससे पहले मैं एक फैक्ट और बता दूं, अपन जब बीकानेर पढ़ रहे थे, बीकानेर का जो शासक राय सिंह था वो पढ़ रहे थे अपन, उसका एक बेटा था दलपत सिंह, और दलपत सिंह को यहाँ पर नजरबंद करके रखा गया था, ठीक है, तो दलपत सिंह और दलपत सिंह की जो रानियां थी उनके स्मारक यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है, तो अपन अभी बात करेंगे इमारतों में, तो इमारतों में आप लिख सकते हो, ठीक है, तो बीकानेर का जो राय सिंह था उसका विद्रोही बेटा था दलपत सिंह, उसको यहाँ पर नजरबंद करके रखा गया था। वैसे अपन पहले भी पढ़ चुके हैं जब राजवंश पढ़ रहे थे, तो बात आती है इमारतों की, तो इमारतों में आप लिख लेना, एक तो शेर खान की कब्र है, ठीक है, शेर खान की कब्र, और बात आती है दलपत सिंह की, जो दलपत सिंह और उसकी जो रानियां थी, 6 रानियां थी उसकी, उनके स्मारक बने हुए हैं, आप लिख लेना दलपत सिंह और उसकी 6 रानियों के स्मारक। ठीक है, दलपत सिंह और जो उसकी 6 रानियां थी उनके स्मारक है। दलपत सिंह कौन था ये भी आपको बता दिया मैं, जो राय सिंह बीकानेर का शासक था उसका विद्रोही बेटा था, इसको गिरफ्तार करके नजरबंद किया गया है भटनेर दुर्ग में, और इसके साथ इसकी 6 रानियां भी थी, तो इनके फिर कालांतर में यहाँ पर जो स्मारक बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में और आगे अपन बात करते हैं इस किले की, यानी बुर्जों की बात आती है। सबसे ज्यादा जो बुर्जे कहाँ पर है, जैसलमेर किले में। कितनी बुर्जे हैं, 99 बुर्जे। इस किले में है 52 बुर्जे, ठीक है, 52 बुर्ज है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में और बात करते हैं मामा भाणजा की मजार, ठीक है। मामा भाणजा की छतरी आपको कमेंट बॉक्स में ऐड करना चाहिए कहाँ पर है, तो मामा भाणजा की मजार है यहाँ पर भटनेर दुर्ग में, ठीक है। मामा भाणजा की मजार भटनेर दुर्ग में है, मामा भाणजा की छतरी है जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में, ठीक है। तो ये देखिए इस प्रकार के जो कंफ्यूज करने वाले जो फैक्ट होते हैं उनको थोड़ा सही तरीके से देख लिया करो। आप मामा भाणजा की छतरी यहाँ पर लिख के थोड़ा ब्रैकेट में यहाँ पे भी लिख सकते हो मामा भाणजा की मजार, सॉरी मामा भाणजा की मजार यहाँ पर लिख के, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो मामा भाणजा की छतरी मेहरानगढ़ जोधपुर में, ठीक। इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं, एक मंदिर भी है भद्रकाली माता मंदिर। देखिए आप लिख लो भद्रकाली माता मंदिर। ये थोड़ा शब्दों पे मत जाना कि भाई जो किले में है, ये मंदिर बाहर भी हो सकता है, ठीक है। जो ये मंदिर होते हैं, जो देखिए अब अकेली कोई जो माता जी का मंदिर है या कोई छोटी मोटी बिल्डिंग है जो कंस्ट्रक्शन है, उसको लिखवाने के लिए या अलग कोई क्लास होगी तो आपको भी लगेगा यार पता नहीं क्या क्या पढ़ाता रहता है। तो जैसे कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है एग्जाम की दृष्टि से, तो उसको कहीं ना कहीं अपन यहीं पर कवर करने की कोशिश करें तो बेटर रहे। अपन भटनेर दुर्ग पढ़ रहे हैं, इसके साथ में अपन अगर लिख लेते हैं भद्रकाली माता मंदिर यहाँ पर भटनेर दुर्ग में, भटनेर दुर्ग के आसपास बाहर है, तो बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। और जैसा आपको लगे वैसे आप कर सकते हो, आपके पास सारे राइट्स हैं। क्या लिखना चाहते हो, कैसे लिखना चाहते हो, लिखना चाहते हो या नहीं लिखना चाहते हो, ओनली सुनना ही चाहते हो नहीं सुनना चाहते हो, वो भी आपकी इच्छा है, ठीक है।
तो ये भाई आपकी सोच पे आधारित है, ठीक है, या आपका अधिकार है। इसके बाद में अपन बात करते हैं भरतपुर किले की। ये वो अपना हुआ है बर्नियर दुर्ग। देखिए भरतपुर किला अपन पहले थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, जो भी मुख्य मुख्य फैक्ट थे वो भी अपन देख चुके हैं। लेकिन अब किले की दृष्टि से या किले के संदर्भ में, दुर्गों के संदर्भ में अपन बात आ रही है, जो क्लास चल रही है, तो उसमें एक और बात कर लेते हैं। ठीक, अपन ऐसे बात कर चुके हैं किस प्रकार से इस पर लॉर्ड लेक 5 बार आक्रमण करता है, फिर भी वो नहीं जीत पाता है, इस कारण से इसको लोहागढ़ किला कहा गया है। ठीक है, तो इसकी भी वापस अपन बात कर लेते हैं भरतपुर किला की। निर्माण के लिए अपन बात कर चुके हैं महाराज सूरजमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। जाट राजा है भाई सूरजमल जी, ठीक है, जाट राजा थे, तो आप लिख लेना, ये फैक्ट है, सबको याद रहना चाहिए और सबको याद शायद होगा भी, तो आप लिख लेना। इसका निर्माण करवाता है जाट राजा महाराज सूरजमल या महाराजा सूरजमल, ठीक है, निर्माण करता हो गया। अब बात आती है, अपन एक बात और कर चुके हैं पहले, अष्टधातु के दरवाजे, ठीक है, जवाहर सिंह दिल्ली पर आक्रमण करता है, वहां से अष्टधातु के दरवाजे उठा कर लाता है। अष्टधातु के जो दरवाजे थे मुख्य रूप से कहाँ के थे, आपको कमेंट बॉक्स में ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो चित्तौड़ दुर्ग के जो अष्टधातु के दरवाजे मूल रूप से थे, उनको दिल्ली ले जाया जाता, दिल्ली से जवाहर सिंह वापस भरतपुर ले आता है और भरतपुर किले में लगवाता है, ठीक है। ये बात आपको पता होगी या पहले भी अपन बात कर चुके हैं। देखिए जो ये दिल्ली जीत कर आता है जवाहर सिंह, इसकी याद में जीत के उपलक्ष्य में जवाहर बुर्ज का भी निर्माण करवाता है, ठीक है, जवाहर बुर्ज। बात लॉर्ड लेक की मैं बता दिया आपको, लॉर्ड लेक 5 बार आक्रमण करता है, 5 बार में वो भरतपुर को जीत नहीं पाता है, इस वजह से भरतपुर को लोहागढ़ किला कहा जाता है। अब ये आक्रमण 5 बार क्यों करता है, जो आक्रमण करने की नौबत क्या आती है, आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह रहते हैं इस समय, यानी 1803 से 1806 तक है। जब अपन पहले बात कर चुके हैं कि अंग्रेज मराठा युद्ध चल रहा था दूसरा, ठीक है, जो दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध चल रहा था 1803 से 1806 तक, ठीक है। इस दौरान यहाँ पर जो राजा थे रणजीत सिंह जो मराठा सेनापति थे जसवंत राव होलकर, तो जसवंत राव होलकर को यहाँ पर शरण देता है, ठीक है। रणजीत सिंह जी यहाँ के जो भरतपुर के राजा है रणजीत सिंह जी, वो मराठा सेनापति जसवंत राव होलकर को भरतपुर में शरण देता है। ये बात अंग्रेजों को नागवार गुजरती है और जो अंग्रेज सेनापति था लॉर्ड लेक, वो यहाँ पर 5 बार आक्रमण करता है, एक के बाद एक जो आक्रमण करता है लगातार, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाता है। जो ये नहीं जीत पाता है, इस वजह से भरतपुर को लोहागढ़ या भरतपुर दुर्ग को लोहागढ़ किला कहा गया है, ठीक, ये बात आप ध्यान रखना। अब बात आती है किले के संदर्भ की बात करते हैं, दुर्ग के संदर्भ की बात करते हैं। देखिए जो ये थोड़ी सी बातें वापस याद दिलाने के लिए मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ, वरना इन बातों का यहाँ पर कोई ज्यादा औचित्य नहीं है, ठीक है। तो किले की बात आती है तो किले अपन पढ़ रहे हैं, दुर्ग अपन पढ़ रहे हैं, तो अपन प्रॉपर अगर बात करते हैं तो जैसे कोई निर्माण करवाता है उसका नाम याद रख लिया, अगर वो कहाँ पर है ये याद रखना है। और इसमें जो मुख्यतः बिल्डिंग से जो कंस्ट्रक्शन, जो विशेष जो महल है, इमारतें हैं, उनकी बात की जा सकती है। लेकिन जो पिछली बातें अपन थोड़ी बहुत कर लेते हैं, हालांकि मुझे भी ठीक नहीं लगता भाई, क्लास थोड़ी लंबी जा रही है, फिर भी मैं बताया जा रहा हूँ, आप भी बोर हो सकते हो यार, पहले पढ़ा दिया अब वापस बता रहा है, लेकिन मैं मौखिक बताने की कोशिश करता हूँ जो पिछली बातें आपको याद रह जाए, ठीक है, सही तरीके से, या पिछली बातें रिलेट यहाँ पे कर सको आप, ठीक है। तो अब बात आती है किले के संदर्भ की बात आती है, तो यहाँ पर एक झील है, ठीक है, ये जो झील है ये 2 नदियों से जुड़ी हुई है, ठीक है, 2 नदियों से जुड़ी हुई है। एक जो नदी है बाणगंगा या अर्जुन की गंगा, ठीक है। एक जो देखिए, जो पहले बाणगंगा की अपन बात कर लेते हैं, तो ये बाणगंगा इधर जो वैराट की पहाड़ियों से जो विराटनगर से निकलती है, इस जो बाणगंगा नदी पर जमवारामगढ़ बांध स्थित है, ये आपको पता होगा। जमवारामगढ़ बांध से नीचे अपन आगे चलते हैं तो जमवाई माता का मंदिर भी है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और ये एक जो नदी है रूपा रेल नदी, ठीक है, ये दोनों नदियां ये जो झील है इसमें जाकर गिरती है। इस झील का नाम आपको याद रखना चाहिए, मोती झील, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, मोती झील कहां पर है।
ठीक है, ये मोती झील है। ये दोनों नदियां बाणगंगा और रूपारेल नदी जो ये मोती झील में जाकर गिरती है। इस जो मोती झील, ये जो झील है, यहाँ से एक लिंक नहर निकाली जाती है। ठीक है, इस जो नहर का नाम है सुजान गंगा। ठीक है, सुजान गंगा इस लिंक नहर का नाम है। ये जो नहर कहाँ तक जाती है? ये नहर जाती है जो भरतपुर का किला है। ठीक है, भरतपुर का एक किला है, इस किले के चारों ओर जो खाई है भाई, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब खाई है, इसका मतलब ये कौन से दुर्ग का एग्जाम्पल हो गया? ठीक, जो भरतपुर का जो किले के चारों ओर जो खाई है, इस खाई में जो पानी भरा जाता है, इस खाई में जो जल भरा जाता है, वो कहाँ से जाता है? मोती झील से जाता है, जो एक लिंक नहर है। ये जो खाई का जो उदाहरण हो गया, तो पारिक दुर्ग का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, पारिक दुर्ग का उदाहरण है, ये आप लिख सकते हो। ठीक, ये बात हो गई है। अगर सुजान गंगा इसका नाम रखा गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, महाराज सूरजमल के द्वारा ये बनवाई जाती है। इसका जो कंस्ट्रक्शन करवाया जाता है, इसका जो निर्माण कार्य करवाया जाता है, तो महाराज सूरजमल को यहाँ पर सुजान कहा गया है, या उनको संदर्भित किया गया है महाराज सूरजमल को, या इंगित किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। महाराजा सूरजमल के द्वारा जो लिंक नहर है जो बनवाई गई है, यहाँ पर वापस मैं बताने की कोशिश करूँ आपको कि जो भरतपुर किला है उसके चारों ओर खाई है, उस खाई में पानी की व्यवस्था कहाँ से की जाती है? देखिए, जो इधर बाणगंगा और रूपारेल नामक जो दो नदियां हैं, ये दोनों नदियां यहाँ पर जो मोती झील नामक जो झील है, इसमें जाकर गिरती है। बाणगंगा नदी का उद्गम वैराट या विराट नगर से होता है। इसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, बैराट की पहाड़ियों से। ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये दोनों नदियां मोती झील में जाकर गिरती है। ये जो मोती झील से एक लिंक नहर निकाली गई है, महाराज सूरजमल के दौरान तैयार करवाई गई थी। जो लिंक नहर है, इस लिंक नहर के माध्यम से भरतपुर किले के चारों ओर जो खाई बनी हुई है, इसमें जल की व्यवस्था की जाती है। ये जो जल की व्यवस्था होती है, ठीक है, तो इस जल की व्यवस्था या इस खाई के कारण ये जो दुर्ग है भरतपुर वाला, ये पारिक दुर्ग का उदाहरण भी कहलाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में अपन बात करते हैं यहाँ की जो इमारतों की। जो भरतपुर किले में जो इमारतों की बात आती है, तो सबसे पहले बात आती है किशोरी महल। ठीक है, किशोरी महल, किशोरी देवी अपन शायद पहले पढ़ चुके हैं। महाराजा सूरजमल जी की जो रानी थे, ठीक है, किस प्रकार से भागते मराठा सेनाओं की हेल्प करते हैं महाराज सूरजमल जी, और उनकी जो पत्नी जो या रानी थे जो किशोरी देवी। ठीक है, अपन पहले विस्तार से बात कर चुके हैं। तो किशोरी महल उन्हीं की याद में बनाया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, या उन्हीं के लिए बनाया गया है या उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। तो ये किशोरी महल है। सीधी सी बात आपको याद ये रखना है कि ये जो किशोरी देवी जो थे या रानी जो थे, किसकी जो रानी थे, यानी महाराज सूरजमल की रानी थे। और किशोरी महल कहाँ पर है? तो भरतपुर किले में स्थित है। दादी माँ का महल भी भरतपुर किले में। ठीक है, दादी माँ आप लिख लेना, ग्रैंड मदर। ठीक है, तो दादी माँ का महल भी लिख लेना भरतपुर किले में। इसके बाद में बात करते हैं वजीर की कोठी। इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, वजीर की कोठी कौन से किले में स्थित है? तो वजीर की कोठी भरतपुर किले में है। दादी माँ का महल हो गया, किशोरी महल हो गया, वजीर की कोठी हो गया, गंगा मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान ही रखना इस प्रकार से। और जामा मस्जिद, देखिए ये मस्जिद वगैरह लिख लिया करो। एक प्रकार से अपन पढ़ते हैं जो किले हैं, किले लगभग राजस्थान में हिंदू राजाओं के द्वारा बनवाए जा रहे हैं। इन किलों में अपन पढ़ते हैं भाई कई जो फैक्ट आते हैं, यानी मजार है, यानी कब्र है, या जामा मस्जिद है। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान। ये जो एग्जाम्पल के तौर पे जो ये इंटरव्यू वाले जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वहां पर अपन फैक्ट यूज कर सकते हैं। एक प्रकार से सांप्रदायिक सद्भावना वाला जो माहौल बनता है इन चीजों से, ये इन फैक्ट से। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भावना संतुलित की जा सकती है। ठीक है, जैसे एक जगह मस्जिद पढ़ रहे हैं, वहीं पर कोई मंदिर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा ध्यान ही रख लिया करो। और फिर ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से वजीर की कोठी किस दुर्ग, यानी वजीर की कोठी निम्नलिखित में से किस दुर्ग में है? तो फिर भरतपुर किला करना पड़ेगा, भरतपुर दुर्ग करना पड़ेगा। तो जामा मस्जिद हो गया, वजीर की कोठी हो गई, किशोरी महल हो गई, गंगा मंदिर हो गया, लक्ष्मण मंदिर हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एक दादी माँ का महल भी अपन पढ़े थे, तो गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई। ज्यादातर लोग जो भगवान राम जी का मंदिर बनवाते हैं, तो इधर लक्ष्मण जी का मंदिर बनवा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब बात आती है बयाना का किला। बयाना का किला भरतपुर में।
देखिए किले काफी है भाई, राजस्थान वालों की जो वीरता जो देख सकते हो, साहसिक कार्य थे, युद्ध भी काफी करते थे, लड़ाइयाँ काफी लड़ते थे, किले विले भी खूब बनवाते थे। ठीक है, छोटे मोटे किले खूब है, अपन पढ़ेंगे आज भी, काफी लंबी थोड़ी क्लास हो जाएगी ये जो किलों की। पहले भी जो 2 क्लासेज है काफी लंबी बनी है, किले काफी है राजस्थान में। तो बयाना का किला कहाँ पर है? भरतपुर। ठीक है, तो बयाना का किला भरतपुर है। बयाना का युद्ध वही प्रसिद्ध रहा है। वैसे अपन आगे थोड़ी सी और बात कर लेंगे, पहले भी बात कर चुके हैं। तो बयाना का जो किला है, इसके जो अन्य नाम है, अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। बाणासुर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है बाणासुर दुर्ग। ठीक है, बाणासुर दुर्ग, विजयगढ़ यानी विजय मंदिरगढ़, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है। वैसे अपन पहले पढ़ चुके हैं जब करौली का इतिहास पढ़ रहे थे उस समय। ठीक है, तो तिमनपाल यानी जो विजयगढ़ यानी विजयपाल अपनी जो राजधानी बनाता है इसको 1040 ईस्वी में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो विजय मंदिरगढ़, ठीक है, विजयपाल द्वारा यहाँ पर जो अपनी राजधानी स्थापित की जाती है, यानी 1040 में राजधानी बनाता है। इस वजह से इसको विजय मंदिरगढ़ भी कहा जाता है और बादशाह का किला भी कहा जाता है। देखिए आप पहले भी लिख चुके हो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। अब विजय मंदिरगढ़ आप खुद लिख लेना, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। इजी फैक्ट है, जो इजी जो वर्ड है, जो शब्द है, तो आप लिख लेना। विजय मंदिरगढ़ भी कहते हैं इसको, अन्य नामों में बादशाह का किला भी कहा जाता है और बाणासुर दुर्ग भी कहा जाता है। बाबर यहाँ पर कब्जा कर लेता है, इसी वजह से इसको बादशाह का किला भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात आती है बयाना का युद्ध जो 1527 में होता है। ठीक है, 16 फरवरी 1527 को सांगा और बाबर के बीच में। हालांकि सांगा इस युद्ध को जीतता है, बाबर हारता है। ठीक है, बाद में जाकर खानवा युद्ध को हारता है, जो सांगा हारता है। ठीक है, और बाबर जीत जाता है जो खानवा युद्ध को। पहले बयाना युद्ध होता है, तो बयाना युद्ध को तो सांगा खुद जीत जाता है। इसके बाद में बात आता है, यानी वैसे एक फैक्ट और भी बताना चाहूँ तो इस समय जो बयाना का किला किसके पास रहता है आपको भी पता होना चाहिए, पहले बात कर लेते, यानी मेहंदी ख्वाजा के पास रहता है। ठीक है, मेहंदी ख्वाजा के पास रहता है जो बयाना का जो युद्ध होता है उस समय, जो बयाना का किला। ठीक है, मेहंदी ख्वाजा। इसके बाद में आगे और बात करते हैं। ठीक है, जो विजय स्तंभ की बात आती है, यहाँ पर बयाना में विजय स्तंभ है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना। जो गुप्त राजा समुद्रगुप्त यहाँ पर जो विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है, जिसको राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहा जाता है। देखिए फ्लो में जो अपन भावनात्मक रूप से विजय स्तंभ से अगर जुड़े रहते हैं तो चित्तौड़ वाले विजय स्तंभ से जुड़े रहते हैं, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए या पता होना चाहिए कि जो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है वो बयाना में है। ठीक है, तो ध्यान रखना, समुद्रगुप्त बनवाता है। वैसे अपन और पढ़ते हैं, बयाना से गुप्त सिक्कों का भंडार मिलता है। ठीक है, सबसे बड़ा भंडार बयाना से मिलता है गुप्त सिक्कों का। ठीक है, गुप्त सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिलता है? तो बयाना से मिलता है। इसके बाद में बात करें थोड़ी बहुत और कि बयाना मध्यकाल में किसके लिए प्रसिद्ध रहा है, तो नील की खेती के लिए बयाना मध्यकाल में प्रसिद्ध रहा था। ठीक है, इंडिगो एग्रीकल्चर या नील की खेती के लिए बयाना मध्यकाल में प्रसिद्ध रहता है, फेमस रहता है। इसके बाद में बात आती है इमारतों की। इमारतों की बात करें तो सबसे पहले लिख लेना, एक लोधी खान की मीनार है यहाँ पर। ठीक है, लोधी खान की मीनार या लोधी मीनार है, यानी और एक है दाऊद खान की मीनार। लोधी मीनार दाऊद खान की मीनार है। देखिए मैंने कोशिश की है भाई, इस प्रकार जो मुस्लिम बिल्डिंग्स हैं, मुस्लिम जो इमारतें हैं, उनकी जो याद में जो चबूतरे, जो भी मस्जिद वगैरह जो बनाई गई, जो मीनारें बनाई गई है, तो उनको मैंने भी लिखवाने की कोशिश की। ये सांप्रदायिक सद्भावना का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान ही रख लेना। लोधी मीनार है, दाऊद खान की मीनार है, सादुल्ला सराई है। ठीक है, ठीक, सादुल्ला सराय। इसके बाद में बात करते हैं अकबर की छतरी। ठीक है, यहाँ पर अकबर की छतरी भी है और जहांगीरी दरवाजा भी है। ठीक है, जहांगीरी दरवाजा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना, यहाँ पे लिख लेना अकबर की छतरी है और जहांगीरी दरवाजा है। मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बताऊं, जो जहांगीरी जो दरवाजा है इसको
कि जहांगीर के महल आपको पढ़ने पड़ते हैं। जो जहांगीर के महल आपको याद रखने पड़ते हैं कि पुष्कर में है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि जहांगीर के महल और जहांगीर का दरवाजा। तो जहांगीर का दरवाजा है यहाँ पर, ठीक है, बयाना किला, और जहांगीर के जो महल है वो पुष्कर में है। तो इसलिए जो कंफ्यूज करने वाले जो फैक्ट होते हैं, एक ही नाम से दो इस प्रकार की जो इमारतें, जो बिल्डिंग होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, जहांगीर के जो महल अपन पढ़ते हैं पुष्कर में, इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ में अगर मान लो गलती से पूछा जाए जहांगीरी दरवाजा कहाँ पर है, फिर मामला गड़बड़ा जाता है। देखिए, तो इसके साथ ही जो बयाना किला है ये कंप्लीट होता है अपना। अब बात आती है नेक्स्ट एक किले की, बाला किला। तो बाला किला है अलवर में। बाला किले का निर्माण कौन करवाता है, देखिए कमेंट बॉक्स में ऐड करो आप अगर आपको पता है। देखिए, बाला किले का जो निर्माण है वो करवाता है ऐलगुराई। ऐलगुराई था काकिल देव का बेटा। काकिल देव कौन, आमेर जो कछवाहा शासक, ठीक है। तो काकिल देव का थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी हेडिंग तो डाले ही नहीं पर। बाला किला कहाँ पर है, अलवर में। तो आप लिख लेना बाला किला है अलवर में। बाला किले का निर्माण करवाता है ऐलगुराई। ऐलगुराई इसका निर्माण करवाता है बाला किले का। ऐलगुराई था यानी एक कछवाहा शासक काकिल देव का बेटा। 1049 ईस्वी में इसका निर्माण करवाता है, ठीक है। 1049 ईस्वी में इसका निर्माण करवाता है, ठीक है। इसके बाद में थोड़ी सी और बात करते हैं। जो ऐलगुराई था इसने अलपुर नामक जो नगर भी बसाया था, जो शायद ये चलता चला अलपुर से अलवर हो जाता है, ठीक है। ऐलगुराई ने अलपुर नामक शहर बसाया था, नगर बसाया था, कालांतर में धीरे धीरे अलवर हो जाता है। इसके बाद में आगे और अपन बात करते हैं। इसका जो पुनर्निर्माण, जो इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया जाता है बाला किले का, तो निकुंभ राजाओं के द्वारा करवाया जाता है। निकुंभ में बताने की कोशिश करूं, निकुंभ एक चौहानों की शाखा हुआ करती थी। चौहानों की एक शाखा होती है जो निकुंभ है। तो निकुंभ शासकों के द्वारा इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया जाता है, इसका पुनर्निर्माण करवाया जाता है, ठीक है। देखिए, इसके जो रिकंस्ट्रक्शन वगैरह जो करवाते हैं, इसका निर्माण कार्य होता है जो बाला किले का, थोड़े और फैक्ट जानने को आपको मिल सकते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन तो जो निकुंभ चौहान करवा रहे हैं। इसका जो परकोटा अलग ही बंदा बनवा रहा है। तो एक अलाउल खान है, ठीक है। अलाउल खान ने यानी निकुंभ जो राजाओं को, निकुंभ चौहान राजाओं को हरवा कर इस किले का परकोटा बनवाया था, अलाउल खान। अलाउल खान इसका परकोटा तैयार करवाता है बाला किले का। तो इस समय जो निकुंभ राजा थे वहां, यहाँ पर शासक थे, निकुंभ चौहानों को ये अलाउल खान हराता है और यहाँ पर या बाला किले का परकोटा तैयार करवाता है। अब बात आती है आगे चलकर हसन खान मेवाती, ठीक है। हसन खान मेवाती अपन पढ़ते हैं कहीं ना कहीं, आप कमेंट बॉक्स पर ऐड कीजिए देकर अपन जो हसन खान मेवाती कहाँ पर पढ़ते हैं। तो देखिए, हसन खान मेवाती जो अलाउल खान का पुत्र था, अलाउल खान का बेटा था हसन खान मेवाती। तो हसन खान मेवाती ने बाला किले का और जो अलवर शहर का जो डेवलपमेंट करवाया था, ठीक है। हसन खान मेवाती ने अलवर शहर का और बाला किले का एक प्रकार से डेवलपमेंट यहाँ पर जो कार्य करवाए होंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ जो डेवलपमेंट के लिए कार्य करवाए होंगे हसन खान मेवाती ने, जो अलाउल खान का बेटा था। देखिए, बात आती है कि जो ये किला है बाला किला, इस किले में बाबर रुकता है, ठीक है। बाबर एक बार इस किले में रुका था, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस किले में बाबर रुकता है, तो बाला किले यानी एक बाला किला दे दिया जाएगा, 3 ऐसे किले दे दिए जाएंगे जहां पर बाबर नहीं रुकता है। तो बाबर को यहाँ पर रुकवाना अपने को बाला किले में। इसके बाद बात आती है जहांगीर इस किले में 3 साल तक रुकता है, ठीक है। जहांगीर इस किले में 3 साल तक रुका था या 3 वर्ष तक रुका था। इस वजह से इस किले को सलीम महल भी कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। सलीम महल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जहांगीर 3 वर्ष तक यहाँ पर रुका था। इमारतें आती हैं, बात इमारतों की। यहाँ पर निकुंभ महल है, तो निकुंभ चौहानों की अपन बात कर रहे हैं।
ठीक है, ये बात हो गई। निकुंभ महल है यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आ सकता है एग्जाम की दृष्टि से कि निकुंभ महल किस दुर्ग में स्थित है, तो बाला किले में स्थित है। इसके बाद में बात आती है करणी माता का मंदिर। अब देखिए करणी माता की थोड़ी बहुत बात बताने की कोशिश करूंगा कि करणी माता यानी बीकानेर से इधर कैसे आती है। ठीक है, तो अलवर में करणी माता का मंदिर है। देखिए मैं बताने की कोशिश करूँ आपको, वे अलवर यानी बीकानेर से करणी माता इधर अलवर में कैसे आती है। इधर पूर्वी राजस्थान, उधर पश्चिमी राजस्थान साइड, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान जैसे बीकानेर साइड से ये इधर कैसे आती है। तो देखिए अलवर का राजा इस समय है, जब करणी माता का मंदिर बनवाया जा रहा है, इस समय बख्तावर सिंह। तो बख्तावर सिंह भाई जो शिकार विकार करता था, बख्तावर सिंह एक दिन शिकार करने गया और सुअर का शिकार कर लेता है। एक प्रकार सुअर के तीर मार देता है, लेकिन सुअर मारा नहीं जाता। सुअर वैसे भी बहुत शक्तिशाली होता है, एक बंदा एक आध तीर से तो नहीं मार सकता, वो सुअर ही बंदे को मार सकता है या शिकारी को मार सकता है, इतना शक्तिशाली होता है। ठीक है, तो वो सुअर के शिकार करने के लिए जो बख्तावर सिंह जाता है, तीर मार देता है, तीर लग जाता है सुअर के, लेकिन सुअर जैसे न तैसे बच के भाग निकलता है, वहां से भाग जाता है। सुअर भागता भागता एक कोई मुस्लिम संत था, मुस्लिम पीर था, उसकी दरगाह पर पहुंच जाता है और खून ही खून बिखेर देता है उस जो मजार पर या उस जो दरगाह पर। ठीक है, अब भाई देखिए वहां पर जो सूर का खून ही खून हो जाता है। आपको ये भी पता होगा कि मुस्लिम धर्म में सुअर हराम है, ठीक है, सुअर को गलत माना जाता है। तो वो जो मुस्लिम संत है, जो पीर है, वो श्राप देता है कि जिस किसी ने इस सुअर के ये तीर मारा है, मैं उसको श्राप देता हूँ कि उसके आज से ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, या मैं श्राप देता हूँ कि यानी जो भी इसका शिकार करने की कोशिश किया है उसके शरीर में दर्द होगा, बदन में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा। ठीक है, बख्तावर सिंह के श्राप के अकॉर्डिंग दर्द शुरू हो जाता है। बख्तावर सिंह परेशान होता है। बख्तावर सिंह को लगता है यार ये किस प्रकार से दर्द हो सकता है। किसी ने बताया आपने साहब कि सुअर का शिकार किया है, सुअर मारा नहीं गया वो, और वो वहां पर पहुंच गया है मुस्लिम संत की दरगाह पर या जो मजार पर पहुंच गया है, और उन्होंने आपको श्राप दिया है। इस श्राप के अकॉर्डिंग आपके जो पेट दर्द हो रहा है, आपको हॉस्पिटल में ले जाने की नौबत आ गई है। अब बख्तावर सिंह कहता है यार एक मुस्लिम संत इस प्रकार से श्राप दे सकता है और मेरे पेट में दर्द हो सकता है, यार हिंदू धर्म में ऐसा कोई देवी देवता ही नहीं बचा क्या? ऐसी कोई पैरासीटामोल जो टैबलेट देने वाला कोई देवी देवता नहीं बचा क्या? कोई एंटीबायोटिक ही दे दे। तो फिर कोई चारण कवि रहता था अलवर में या उनके दरबार में, बख्तावर सिंह के दरबार में, वो कहता भाई हो तो सकता है अपने हिंदू धर्म में एक देवी ऐसी है कि वो आपका पेट दर्द मिटा सकती है या खत्म कर सकती है पेट दर्द को। कि बख्तावर सिंह कहता बताओ यार जल्दी कौन है, मैं तो जल्दी से मैं खुद जाकर दंडवत प्रणाम करूंगा, ढोक लगाऊंगा। चारण कवि कहता है यार बीकानेर में माता जी है, करणी माता जी, ठीक है, तो उनके आप दर्शन कीजिए, हाथ जोड़िए, उनका नाम लीजिए, आपका पेट दर्द जल्द ही ठीक हो जाएगा। बख्तावर सिंह वैसे ही प्रणाम करते हैं, खुद जाकर दर्शन करके आते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि करणी माता की जो स्वर्ण जो सोने का छत्र लगा हुआ है, जो छत्र बना हुआ है, जो स्वर्ण का छत्र चढ़ाया हुआ है, वो बख्तावर सिंह के द्वारा ही चढ़ाया हुआ है। ठीक है, बख्तावर सिंह दर्शन करते हैं, नाम लेते हैं, हाथा जोड़ी करते हैं माता जी के, और उनके पेट का दर्द मिट जाता है। वापस बीकानेर से अलवर आते हैं बख्तावर सिंह, और अलवर में यहाँ पर जो मंदिर का निर्माण करवाते हैं, करणी माता जी के मंदिर का निर्माण बख्तावर सिंह करवाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि इस प्रकार से बीकानेर से माता जी अलवर की साइड आ जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये मैंने बताने का प्रयास किया है, आप भी समझने की कोशिश करना कि अलवर में करणी माता का मंदिर कैसे हो सकता है और किसने बनवाया होगा और क्यों बनवाया होगा। तो करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? बाला किला में या अलवर में। अब बात आती है और आगे, देखिए जो इस किले के लिए आप यानी अलग से फैक्ट जो लिखना चाहो तो लिख लेना कि यहाँ पर निकुंभ चौहान शासकों का शासन रहा है। बाला किले पर निकुंभ चौहान जो शासकों का जो शासन रहा था, कछुआ वंश की, सॉरी जो निकुंभों की तो रहा है, अपन पहले से बात करते आ रहे हैं कि निकुंभ चौहान राजाओं ने या शासकों ने रिकंस्ट्रक्शन करवाया, पुनर्निर्माण करवाया है। एक बात और आपको लिखना चाहिए कि कछुआ वंश की नरूपा शाखा का शासन भी यहाँ पर रहा है। ठीक है, अलवर में आ जाए अगर ऐसा कोई ऑप्शन कि यानी
कछुआ वंश की नरूका सागा का शासन निम्नलिखित में से कहां पर रहा है? तो अलवर भी आ सकता है और बाला किला भी आ सकता है। तो इस किले पर कछुआ वंश की नरूका सागा का शासन रहा था। अब बात आती है कांकनबाड़ी का किला। कांकनबाड़ी है, जो कांकनबाड़ी का किला है अलवर में। ठीक है, कांकनबाड़ी का जो किला है अलवर में स्थित है। इसका जो निर्माण करवाता है मिर्जा राजा जयसिंह करवाता है। कांकनबाड़ी का किला का जो निर्माण करवाता है मिर्जा राजा जयसिंह करवाता है। आपको फिर याद आना चाहिए कि जो कछुआ शासकों का शासन रहा है अलवर में। ठीक है, अपन पहले बात कर चुके हैं किस प्रकार से कछुआ शासक इधर से उधर जाते हैं अलवर की साइड। आपको कमेंट बॉक्स में ऐड करना चाहिए। तो मिर्जा राजा जयसिंह कांकनबाड़ी का किला बनवाता है, इसका निर्माण करवाता है। औरंगजेब की अगर बात करें, मुगल शासकों की अगर बात करें, तो औरंगजेब अपने भाई जो दारा सिकोह को यहाँ पर गिरफ्तार करके रखता है कांकनबाड़ी किले में। ठीक है, तो कांकनबाड़ी फोर्ट में औरंगजेब अपने जो भाई दारा सिकोह को गिरफ्तार करके नजरबंद करके रखता है, गिरफ्तार करके रखता है। ठीक है, देखिए इसके बाद में बात आती है कोटा के किले की। तो कोटा के किले की भी अपन बात करते हैं, किस प्रकार से स्टार्टिंग में कौन सा महल रहता है यहाँ पर, ये थोड़ी अपन बात कर चुके हैं। फिर धीरे धीरे के उस महल के आसपास और महल बनाए जाते हैं, तो फिर जाके तो किले का एक आकार लेता है। ठीक है, कोटा का किले की अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर अपन बूंदी के राजाओं की, तो बूंदी का राजा इस समय रहता है जयत्र सिंह। ठीक है, जयत्र सिंह बूंदी का राजा है। तो जयत्र सिंह ने कोटा पर अधिकार कर लिया, या कोटा पर आक्रमण करके कोटा पर अधिकार कर लेता है बूंदी का राजा जयत्र सिंह। ठीक है, यह जो जयत्र सिंह है एक महल का निर्माण करवाता है, गुलाब महल। ठीक है, जयत्र सिंह भाई इस समय जो बूंदी का राजा है यह कोटा पर अधिकार कर लेता है। कोटा पर अधिकार करके यानी कोटा पर अधिकार कर लेते हैं, कोटा का भी राजा माना जा सकता है। तो जयत्र सिंह कोटा में सबसे पहले गुलाब महल का निर्माण करवाता है। ठीक है, इसके बाद में बात आती है आगे, जो का यानी शाहजहां माधो सिंह को स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है कोटा का। ठीक है, अपन ये बात भी पहले कर चुके हैं। कालांतर में शाहजहां माधो सिंह को कोटा का प्रथम स्वतंत्र राजा यानी घोषित कर देता है और उसको कोटा का अधिकार सौंप देता है माधो सिंह को। ठीक है, देखिए जो कोटा का जो स्वतंत्र राजा है माधो सिंह को बना दिया जाता है ये, और जो कोटा के सभी अधिकार माधो सिंह को सौंप दिए जाते हैं। तो माधो सिंह ने ये गुलाब महल है इसके आसपास और महलों का निर्माण करवाया और महलों का कंस्ट्रक्शन करवाया। तो जो सारे जो महल है फिर जो महल है कोटा का किले का रूप लेते हैं। ठीक है, किले का रूप ले लेते हैं। तो जो पहले यहाँ पर गुलाब महल था, फिर जो माधो सिंह यहाँ पर और अन्य महलों का निर्माण करवाता है, तब जाकर कोटा जो किले का एक प्रकार से रूप लेता है, कोटा का किले का आकार लेता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस प्रकार से। इसके आगे अपन बात करते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट तो बनता है, लेकिन चंबल नदी यार कोटा में से नहीं गुजरेगी तो कहाँ से गुजरेगी, आपके माइंड में भी शायद गुजरे। चंबल नदी की बात आते ही कोटा में से आप गुजार देते हो चंबल नदी को अपने माइंड से। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, लिख लेना, कोटा का किला चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए ये जो कुछ इतने इजी फैक्ट होते हैं कि वो अपने को शायद क्वेश्चन दिखते ही आ जाते हैं या माइंड वहां पहुंच जाता है, भाई यहाँ पे इसका आंसर ये होगा। तो अगर आप कोटा के किले को चंबल नदी पर नहीं करके और नदी पर करते हो ना, तो इसका मतलब यह है कि सही तैयारी नहीं है, बिल्कुल भी तैयारी ठीक ठाक तरीके से नहीं है। तो कोशिश करना इस प्रकार जो इजी फैक्ट तो आप नहीं भी लिख सकते हो, छोड़ भी सकते हो। तो भाई चंबल नदी तो कोटा से गुजरती है। आपको यह पता नहीं होगा शायद कि चंबल नदी राजस्थान और किन किन जिलों से गुजरती होगी, लेकिन कोटा का जरूर ध्यान होगा, कोटा से तो गुजारते हो आप। ठीक है, इसके बाद में अपन और बात करते हैं। तो ये देखिए लिख लेना, लिखना चाहो तो, वरना छोड़ना चाहो तो छोड़ देना, आपकी इच्छा पर है कि जो कोटा का किला चंबल नदी पर स्थित है, चंबल नदी के किनारे पर स्थित है।
देखिए जेम्स टोड चलता फिरता कुछ भी खरीद देता था भाई, लेकिन फैक्ट बंदे के पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो जेम्स टोड जो कोटा के किले के लिए कहता है कि जेम्स टोड के अनुसार कोटा का किले का जो परकोटा है आगरा किले के बाद सबसे बड़ा है, ठीक है। कोटा का किले का जो परकोटा है, जेम्स टोड आगरा किले के परकोटे के बाद सबसे बड़ा परकोटा बताता है। यानी जेम्स टोड के अकॉर्डिंग आगरा किले के जो परकोटे के बाद कोई सबसे बड़ा परकोटा है तो कोटा का जो किला है इसका परकोटा है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रख लेना। वैसे अपन पहले कुंभलगढ़ के लिए भी बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर अगर कोई दे के पूछे जेम्स टोड के अनुसार तब ही करना है भाई। वैसे कुंभलगढ़ का कर चुके हैं, 8 घोड़े एक साथ दौड़ा सकते हैं, 36 किलोमीटर तक लंबा है, ठीक। थोड़ा सा ध्यान रखना जेम्स टोड के अकॉर्डिंग कोई पूछ ले तो। इसके बाद बात आती है भैंसरोडगढ़ किला। देखिए भैंसरोडगढ़ किला थोड़ा सा नाम भी अजीब से है। भैंस रोड गई, यहाँ पर कोई भैंस नदी में बैठ गई, भैंस लौट गई, इस प्रकार का थोड़ा सा नाम में फील आ रहा है। तो भैंसरोडगढ़ जो किला है चित्तौड़गढ़ में है मुख्यतः, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में है मुख्यतः भैंसरोडगढ़ किला। ऐसा कहा जाता है कि 2 मित्र थे, भैंसा और रोड़ा। ठीक है, ये भैंसा और रोड़ा नाम का जो 2 मित्र थे, इनके नाम भी भाई घर वालों ने इसी प्रकार से निकाला है। भैंसा तो शायद भैंस के जैसे आकार का होगा, भैंसे के जैसे आकार का होगा, और ये रोड़ा है भाई किसी भी काम में रोड़ा डाल जाऊंगा, इसलिए इसका नाम रोड़ा निकाल दिया होगा। तो ये दोनों ने भाई सोच लिया, भैंसा ने कहा होगा रोड़ा से और रोड़ा ने कहा होगा भैंसा से, यार अपन भी एक किला बनवा लेते हैं। फिर उस किले का जो कंस्ट्रक्शन तैयार करवाते हैं, जो निर्माण कार्य करवाते हैं, और जो किला तैयार होता है यार इसका नाम क्या रखे। तो यार दोनों ने कुछ तूफानी करते हैं, अपने नाम भी तूफानी है, तो अपने नाम पर ही इस किले का नाम रखते हैं। तो भैंसा और रोड़ा के नाम पर भैंसरोडगढ़ किला हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो भैंसा और रोड़ा 2 मित्रों ने भैंसरोडगढ़ किले का निर्माण करवाया था। इसके बाद में बात आती है कि ये जो किला है ये कौन कौन सी नदियों पर स्थित है। तो ये जो किला है चंबल और बामनी नदियों पर, चंबल और बामनी नदियों के किनारे पर भैंसरोडगढ़ का किला स्थित है। इसके बाद में आप बात आती है इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आता है एग्जाम की दृष्टि से, इसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ किले को कहा जाता है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, जो राजस्थान का वेल्लोर किस किले को कहा जाता है, भैंसरोडगढ़ के किले को कहा जाता है। वेल्लोर का किला वैसे साउथ इंडिया में है, तमिलनाडु में अगर बात आती है तो, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान ही रख लेना, ये बात फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वेल्लोर का किला अगर इंडिया की दृष्टि से भारत के संदर्भ में पूछे तो फिर आपको तमिलनाडु में करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर राजस्थान का जो वेल्लोर अगर पूछ लिया जाता है तो भैंसरोडगढ़ किले को कहा जाता है। इसके बाद में बात आती है कि जेम्स टोड। देखिए जो वेल्लोर, अगर इसकी वेल्लोर से तुलना की जा रही है तो इसका मतलब सुंदर तो होगा किला, थोड़ा बहुत तो ठीक ठाक होगा, बढ़िया होगा। तो जेम्स टोड फिर कहता है जो भैंसरोडगढ़ किले के लिए कि अगर मुझे कोई जागीर देने की पेशकश करे या जागीर देने की इच्छा जाहिर करे मेरे लिए कोई, तो मैं भैंसरोडगढ़ की जागीर लेना पसंद करूंगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि जेम्स टोड इच्छा जाहिर करता है कि अगर मेरे सामने कोई पेशकश करे कि आपको कोई जागीर लेना चाहिए या आप कोई राजस्थान में से कोई जागीर पसंद करो, तो मैं भैंसरोडगढ़ की जागीर लेना पसंद करूंगा। ये बात हो गई भैंसरोडगढ़ किले की। भैंसरोडगढ़ किले की मैं एक बार वापस बात बताने की कोशिश करूं, भैंसा और रोड़ा नामक जो 2 मित्रों ने भैंसरोडगढ़ किले का निर्माण करवाया था। भैंसरोडगढ़ किला चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चंबल और बामनी नदियों के किनारे पर भैंसरोडगढ़ का किला स्थित है। राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है भैंसरोडगढ़ किले को। मुख्यतः वेल्लोर का किला साउथ इंडिया में है, तमिलनाडु में, ठीक है। तत्कालीन मद्रास पर बोल सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड की, जिनको राजस्थान के इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है। वो कहते हैं कि अगर मेरे सामने कोई पेशकश करे जागीर देने की तो मैं चाहूंगा सबसे पहले भैंसरोडगढ़ की जागीर लेने की, ठीक है। तो मैं भैंसरोडगढ़ की जागीर लेना पसंद करूंगा। तो यह है भैंसरोडगढ़ किले के बारे में फैक्ट जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं या एग्जाम में बार बार क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। ये राजस्थान का वेल्लोर वाला जो फैक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना भाई इसके। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिक फैक्ट है, लेकिन बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है इसके बाद में आगे कि मांडलगढ़ किला। मांडलगढ़ किला है भीलवाड़ा में। देखिए ज्यादा कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ी सी थ्योरी में बताने की कोशिश करूँ, थोड़ी सी जो किंवदंतियां बताने की कोशिश करूँ। मांडलगढ़ किला है भीलवाड़ा में। मांडिया भील की याद में चानना गुजर के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। सुनने की कोशिश करना, बेटर है कि सुन के ही आप लिख लो, इतनी सी बात है, कहानी है। मांडिया भील था, मांडिया नाम कोई भील किसान यानी जो चरवाहा था, अपने जानवरों को चरा रहा था, पशुओं को चरा रहा था। अब जब उसको एक पत्थर दिखाई देता है या पत्थर मिलता है, वो जो मांडिया भील जो था उसको एक पत्थर दिखाई दिया तो उस पत्थर को वो उठा लिया। जाहिर सी बात है, अपने सामने कोई पत्थर पड़ा होगा तो अपन नहीं उठाएंगे, लेकिन वो उस पत्थर की विशेषता मांडिया भील को थोड़ी सी लग रही थी, यार ये पत्थर चमक रहा है, कुछ तो इसमें विशेष है, ये इतना चमक क्यों रहा है। आज भी देखिए जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको थोड़ा सा सही तरीके का, सही आकार का कोई पत्थर या भाटा दिख जाता है ना, वो उसको भी उठा लेता है। जैसे बजरी में जैसे गोल टाइप के जो भाटे आते हैं, बजरी में छोटे छोटे शंखनुमा जो आते हैं ना, जो शंख की बोल सकते हैं उनको, जो और तो क्या कह सकते हैं, वो आते हैं बजरी में, छोटे बच्चे उनको भी उठा उठा कर खेलते रहते हैं। तो ये एक प्रवृत्ति होती है, कोई स्पेशल कोई दिखाई दे जाए ना सड़क पे पड़ा हुआ तो उठाने की कोशिश करते हैं लोग। तो मांडिया बिल को वो जो पत्थर था वो तो भाई चमकीला था, तो उसको तो जाहिर सी बात है उठाएगा ही वो। अब मांडिया बिल को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भाई चमक क्यों रहा है। तो मांडिया बिल जाते हैं एक बंदे के पास, एक जो कैंडिडेट था वहां का, कोई बड़ा आदमी होगा, समझदार आदमी होगा, अशोक, सॉरी मुझे अशोक चानना याद आ रहा है, जो चानना जो बंदे के नाम पर, चानना गुजर के नाम पर। ये देखिए ऐसा ही हो सकता है, मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार में जो एक मंत्री है अशोक चांदना, शायद चांदना ये चांदना गुजर है, ये चांदना हो सकता है, गुजरों की एक शाखा होती है चांदना। देखिए जो चांदना गुजर था, भीलवाड़ा लिख लेना, ठीक है। मांडिया बिल उस पत्थर को लेकर जाता है चानना गुजर के पास। तो चानना गुजर कहता है ये भाई देखेंगे इसको, ट्राई करते भाई ये क्या है। चानना गुजर को एहसास हो गया कुछ तो स्पेशल है। चानना गुजर कोशिश किया, पता लगाया, उसको पता लगा कि पारस पत्थर है, ये पारस का पत्थर है। पारस पत्थर के लिए आप थोड़ी सी कहानियां सुन रखे होंगे कि पारस पत्थर को अगर किसी लोहे के भी टच कर देना अपन तो वो सोना बन सकता है, सोना बन जाता है। ऐसी कहानियां होती है, ऐसी कहानियां सुन रखी है कि पारस के पत्थर को किसी लोहे के भी टच कर दो ना तो सोना बन जाएगा, स्वर्ण बन जाएगा। तो चानना गुजर को लगा यार ये तो बहुत ही स्पेशल पत्थर है, कीमती पत्थर है। तो चानना गुजर उसको जो घर के सारे लोहे को लगा लगा के अड़ा के सोना बना लेता है, ठीक है। अब सोना यानी अब मांडिया बिल को भी तो कुछ देना पड़े, उसके लिए भी कुछ करना पड़े। अब भाई मांडिया बिल को तो पत्थर वापस देता नहीं चानना गुजर, और मांडिया बिल को चुपचाप से थोड़ा बहुत पैसा टके दे दिया होगा चानना गुजर मांडिया बिल को। अब मांडिया बिल के नाम पर ये जो किला कैसे बनता है, चानना गुजर यहाँ पर एक किला बनवाता है। अब उसको लगा यार नाम क्या रखे, उसको लगा यार अपने पास से सोना इतना धन कैसे आया, ये जो सोना या धन आया है तो अपने पास आया है इस पारस पत्थर की वजह से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये पारस पत्थर किसकी वजह से आया है, मांडिया बिल की वजह से। तो यार किसी न किसी प्रकार से उसको भी याद रखा जाना चाहिए। उसको वो नहीं बंदा होता, वो अपने पास नहीं आता तो अपन पैसे वाले नहीं बनते। तो फिर चानना गुजर ने इस किले का नाम, यानी कि इस किले का नाम इस जो मांडिया बिल के नाम पर रख दिया। मांडियागढ़ से होता मांडलगढ़ हो जाता है, ठीक है। तो भीलवाड़ा में है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जो एक मांडलगढ़ किला है, इस किले में यानी मानसिंह हल्दीघाटी युद्ध से पहले रुका था। देखिए जो अकबर वाला जो किला है अजमेर में, वहां पर हल्दीघाटी युद्ध की अंतिम योजना तैयार की जाती है, लेकिन मानसिंह इस जो हल्दीघाटी युद्ध से पहले इस किले में रुकता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, हल्दीघाटी युद्ध से पहले मांडलगढ़ किले में मानसिंह रुकता है।
मांडलगढ़ किले की जो इमारतों की बात आती है तो एग्जाम की दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनते हैं भाई, उंडेश्वर मंदिर, ठीक है, और शीतला माता मंदिर। देखिए जो उंडेश्वर मंदिर है ये थोड़ा सा उंडे में है, ओंडा बोलते हैं, जो गहरा होता है उसको अपन ओंडा बोलते हैं। उंडा जो स्थानीय भाषा में, जो राजस्थानी भाषा की अगर बात आती है तो राजस्थानी शब्द में ओंडा या उंडा बोलते हैं, और यानी गहरे को। तो ओंडे या गहरे में जो मंदिर जी शिव जी की मूर्ति है, जो मंदिर है, तो इस वजह से इसको उंडेश्वर मंदिर नाम दिया गया है। शीतला माता आप सब लोग जानते हो, मुख्य मंदिर है चाकसू में, सिल के डूंगरे में, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके बाद में बात आती है सागर सागरी जलाशय, तो यहाँ पर लिख लेना सागर सागरी जलाशय, तो ठीक है, लिखने की कोशिश करना आप ये जो फैक्ट को, सागर सागरी जलाशय। और मांडलगढ़ किले के बाहर सांगा की छतरी भी है, ये भी ध्यान रख लेना। यहाँ पर मांडलगढ़ की बात आ रही है तो एक बार वापस सांगा को याद कर लिया जाए। तो मांडलगढ़ किले के बाहर सांगा की छतरी बनी हुई है। इसके बाद में बात आती है एक और किला, जो शेरगढ़ किला। शेरगढ़ किला है जो ये 12 में है, ठीक है, शेरगढ़ किला जो 12 में है। शेरगढ़ किला अपन 2 पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना, सही तरीके से याद रखने की कोशिश करना, लिखने की सही तरीके से कोशिश करना। तो पहले अपन 12 वाला शेरगढ़ किला पढ़ रहे हैं। जो ये जो शेरगढ़ किला है परवन नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए ये राजस्थान ज्योग्राफी के फैक्ट होते हैं, जो नदियां वगैरह जो हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो निम्नलिखित, यानी जो किले का नाम दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। तो शेरगढ़ किला अगर पूछते हैं तो परवन नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसका जो अन्य नाम की बात आती है, 12 के जो शेरगढ़ किले के जो अन्य नाम की बात आती है, तो कोसवर्धनगढ़, ठीक है, कोसवर्धनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है शेरगढ़ वाला किला जो 12 में है, ठीक है। तो ये फैक्ट हो गए हैं। कोसवर्धन पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए इस किले को कोसवर्धनगढ़ भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना कि कोसवर्धनगढ़ यानी कोसवर्धन पहाड़ी पर बना हुआ है या निर्मित है, इसलिए स्थित है, इसलिए शेरगढ़ किले को कोसवर्धनगढ़ भी कहा जाता है। ये परवन नदी के किनारे पर स्थित है और 12 जिला लगता है। इसके बाद आती है शेरगढ़ किला धौलपुर। ये एक शेरगढ़ किला है जो धौलपुर में है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना भाई। जो 2 किले हैं शेरगढ़ के नाम से, एक किला है 12 में जिसको कोसवर्धनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, परवन नदी के किनारे पर स्थित है। एक जो शेरगढ़ किला है जो धौलपुर में स्थित है, ये ध्यान रखना। इसकी अपन बातें करते हैं। जो शेरगढ़ जो किला है ये कुषाणकालीन किला, ठीक है, ये कुषाणकालीन किला है, ठीक है। शेरगढ़ किला जो धौलपुर में है ये कुषाणकालीन किला है। इसके बाद में अपन बात करें तो इसका कोई जो निर्माण करवाता है तो मालदेव नामक सामंत करवाता है। देखिए मालदेव, जोधपुर वाला जो मालदेव जो शासक है वो नहीं करवाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। जो शेरगढ़ किला धौलपुर में कुषाणकालीन है, इसका जो निर्माण करवाता है मालदेव नामक सामंत करवाता है। देखिए इस जो कि ये किला है शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी अपन पढ़ते हैं, तो शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदलकर शेरगढ़ कर दिया था, ठीक है। ये शेरगढ़ किला, इसका नाम जो किस प्रकार से शेरगढ़ किया जाता है, तो शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदलकर शेरगढ़ कर दिया था। इसमें जो इमारतों की अगर बात करते हैं तो हुनूनकार तोप है, ठीक है, हुनूनकार, देखिए तोपों का नाम याद रख लिया करो भाई। हुनूनकार तोप है, तो ये हुनूनकार तोप निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? शेरगढ़ धौलपुर, शेरगढ़ 12, 2 किले और दे दिए जाएंगे, तो आपको करना पड़ेगा कि शेरगढ़ किला धौलपुर वाला ऑप्शन आपको क्लियर करना पड़ेगा। एक दरगाह है सैयद हुसैन की दरगाह, ठीक है, सैयद हुसैन की दरगाह है, शेरगढ़ किला धौलपुर में स्थित है। इसके बाद में थोड़ा सा मैं धौलपुर से रिलेटेड और जो 1-2 फैक्ट बताने की कोशिश करूंगा, मौखिक आप लिखने की कोशिश करना। जो बाबरनामा जो पुस्तक है
उसके अनुसार धौलपुर में कमल बाग स्थित है। ठीक है, बाबरनामा जो पुस्तक है, बाबर की आत्मकथा, इसके अनुसार धौलपुर में कमल बाग है। इसके बाद में और बात करते हैं, धौलपुर में सबसे बड़ा घंटाघर है, भारत का सबसे बड़ा घंटाघर धौलपुर में स्थित है। ये ध्यान रखना, घंटाघर को निहाल टावर भी कहते हैं। जो धौलपुर में घंटाघर ओब्लिक यानी निहाल टावर स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है। ठीक है, ये धौलपुर के अदर फैक्ट थे। एक फैक्ट और लिख लेना, धौलपुर का सिक्का अलग सा ही प्रकार यानी अलग ही प्रकार का नाम है, तमंचा शाही। ठीक है, ये धौलपुर के सिक्के का नाम है। यहाँ पर लिखने की कोशिश करना भाई, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लेके जा रहा था तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो धौलपुर के सिक्के तमंचा शाही, झाड़ शाही सिक्के हामेर के। ठीक है, तो ये ध्यान ही रख लेना, अपन और कभी प्रॉपर सिक्कों की भी बात कर लेंगे अलग से। तो धौलपुर के सिक्के तमंचा शाही कहलाते थे और आमेर वाले जो सिक्के झाड़ शाही कहलाते थे। इसके बाद में बात आती है शाहबाद का किला। शाहबाद का जो किला है 12 में स्थित है। शाहबाद का किला ये 12 में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं इसका निर्माण के। मुकुटमणि देव चौहान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मुकुटमणि देव चौहान। मुकुट मणिदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। अब बात आती है शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी कालिंजर अभियान की यानी कालिंजर अभियान के लिए जा रहा था। ठीक है, अपन पहले शेरशाह सूरी की भी बात कर चुके हैं, थोड़ी सी अभी भी कर लेते हैं। अभी जो पिछला जो किला पड़े हैं इसके बारे में बात किया है। शेरगढ़ धौलपुर का नाम बदलकर शेरगढ़ कर देता है, यानी जो धौलपुर वाला जो एक किला है इसका नाम शेरगढ़ शेरशाह सूरी ही करता है। शेरशाह सूरी कालिंजर अभियान पर जा रहा था। कालिंजर मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो इस अभियान के लिए जब जा रहा था तो इस किले का नाम बदलकर सलीमाबाद कर देता है। ठीक है, शेरशाह सूरी शाहबाद किले का नाम बदलकर सलीमाबाद कर देता है। इस दौरान वो जा रहा था, इस समय वो जा रहा था कालिंजर अभियान पर। अपन ये भी पढ़ लिए थे पहले, आई ये भी बात कर लिए थे। कालिंजर अभियान के दौरान यानी जो शेरशाह सूरी यानी तोप चलाकर देख रहा था, तोप चला रहा था, तो तोप का जो गोला को दीवार से लगकर वापस शेरशाह सूरी पर ही आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है इस दौरान। ठीक है, ऐसे शायद वो तोप है जो चाइनीज होगी या चाइना में बनी हुई होगी, तो शेरशाह तो सामने छोड़ना चाह रहा होगा और वो घूम कर वापस ही शेरशाह सूरी पर आ जाती है। बादल महल इसमें जो इमारत है और एक नवलबाण तोप है। एक तो बादल महल है यहाँ पर और एक नवलबाण तोप है। कुछ जगह पर अपने को नवलबाण भी मिल जाएगी और कुछ जगह पर नवलबाण भी मिल जाएगी, ध्यान रखना। बादल महल और जो नवलबाण तोप शाहबाद किला में स्थित है। शाहबाद का जो किला है 12 में स्थित है। अब बात आती है नागौर का किले की। नागौर का किला भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अब छोटे छोटे किले हैं भाई, ज्यादा फैक्ट नहीं है इनके। ठीक है, नागौर का किला, इसको परकोटे के चारों ओर तो एक तो दोहरा परकोटा है। ठीक है, नागौर का जो किला है इस किले के चारों ओर डबल या दोहरा परकोटा है। देखिए
रैमकोट भी बोल सकते हैं परकोटे को, तो डबल रैमकोट या दोहरा परकोटा। इसके बाद में बात आती है कि जो निर्माण की, देखिए निर्माण कार्य, जो निर्माण करवाने वाले का नाम पहले अपने को लिखना चाहिए, लेकिन आप लिख लेना, यानी पृथ्वीराज थर्ड के जो पिताजी का नाम आपको याद आना चाहिए इस समय, सोमेश्वर। तो सोमेश्वर कौन था? चौहान राजा सोमेश्वर का एक मंत्री था कैमास। तो कैमास के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था, ठीक है, कैमास के द्वारा। कैमास लिखा हुआ है, इसके द्वारा नागौर किले का निर्माण करवाया गया था। कैमास कौन है? तो सोमेश्वर का मंत्री है। सोमेश्वर की बात भी अगर आती है तो अब बता देता हूँ। पृथ्वीराज थर्ड, जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड की बात करते हैं, तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड के पिताजी सोमेश्वर, और सोमेश्वर का जो मंत्री था कैमास, ठीक है, ध्यान ही रखना। यानी सोमेश्वर के सामंत कैमास ने इसका निर्माण करवाया था, और इसके चारों ओर दोहरा परकोटा है। इसके बाद में बात आती है कुचामन का किला। कुचामन का किला भी नागौर में है, ठीक है। कुचामन का किला नागौर में स्थित है। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। अब आपको याद आना चाहिए भाई, किलों का सिरमौर किस किले को कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो। किलों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है, और जागीरी किलों का सिरमौर कुचामन किले को कहा जाता है। इसका जो निर्माण की बात आती है, जालिम सिंह मेड़तिया, ठीक है, आप यहाँ पे लिख लेना कि इसका निर्माण कार्य करवाया जाता है जालिम सिंह मेड़तिया के द्वारा। बात आती है कुचामन का सिक्का भी, यानी देखिए जो कुचामन का जो सिक्का आता है, या कुचामन के सिक्का को, जो सिक्के को बोला जाता था, इकती संदा बोला जाता था, ठीक है, इकती संदा। कुचामन के सिक्के को बोला जाता था 31 संदा, और शाहपुरा के सिक्के को बोला जाता था 11 संदा। और अभी अपन बात किए थे कि धौलपुर के सिक्के तमंचा शाही, धौलपुर वाले वैसे ही तमंचे पे डिस्को करते रहते हैं, बंदूक बंदूक चलाते रहते हैं, तमंचा उनके हर बंदे के हाथ में रहता होगा शायद, ठीक है। तो ध्यान रखना, झाड़ शाही आमेर वाले, तो इस सिक्के भी पूछ लिए जाते हैं। तो कुचामन का जो सिक्का 31 संदा, शाहपुरा का सिक्का 11 संदा, धौलपुर का सिक्का तमंचा शाही सिक्का, और जो आमेर का सिक्का झाड़ शाही सिक्का है। और एक कुचामन का जो किला है, इसको यानी जागीरी किलों का सिरमौर भी कहा जाता है, और जालिम सिंह मेड़तिया के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। कोई जागीरदार था जालिम सिंह मेड़तिया, इसके द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। इसके बाद में बात आती है चूरू का किला। तो चूरू का किले के जो मुख्य जो फैक्ट है, वैसे अपन पहले पढ़ चुके हैं, किस प्रकार से चांदी की गोले दागे जाते हैं। आपको वैसे नाम लिख लेना चाहिए यहाँ पर, और तो मैं फैक्ट पहले बता चुका हूँ, वापस बता देता हूँ। निर्माण कुशाल सिंह के द्वारा करवाया जाता है। चूरू का कोई सामंत था कुशाल सिंह, ठीक है। कुशाल सिंह जो सामंत था चूरू का, 1739 ईस्वी के आसपास इसका निर्माण कार्य करवाया जाता है। चूरू का सामंत था कुशाल सिंह। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कुशाल सिंह, आपको चंपावत याद नहीं आ जाना चाहिए, ये कोई सामंत था चूरू का। तो यहाँ पर 1739 के आसपास ये निर्माण कार्य करवाता है इसका। 1814 में यहाँ का जो सामंत था शोजी सिंह था। बात समझने की कोशिश करना, पहले अपन बात कर चुके हैं, जब बीकानेर का जब इतिहास शायद अपन पढ़ रहे थे वहां पर बात कर लिए थे। 1814 में चूरू का सामंत था शोजी सिंह। तो सूरत सिंह जो बीकानेर वाला यहाँ पर अटैक करता है, अटैक क्यों करता है इसकी भी अपन थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं पहले, कि ये जो सूरत जो बीकानेर वाले थे इन्होंने, या जो सूरत सिंह था इन्होंने अपने भतीजे को मार दिया था। भतीजे को जो चूरू वाले उस समय या तत्कालीन समय में बीकानेर के क्षेत्राधिकार में आया करते थे, ये टैक्स देते थे चूरू वाले बीकानेर वालों को। तो ये जो शोजी सिंह है ये टैक्स देने से मना कर देता है, भाई इन्होंने इस प्रकार से भतीजे को मार दिया, ये गलत बात है, किसी को भी मार रहे हैं तो, और हम टैक्स नहीं देंगे। तो टैक्स नहीं देंगे तो फिर जो बीकानेर वाले आक्रमण करेंगे टैक्स लेने के लिए। तो बीकानेर के जो सूरत सिंह है 1814 में
सूरत यानी जो सूरत सिंह या चूरू पर आक्रमण करता है। और चूरू वालों के पास एक बार बारूद खत्म हो गया था। बारूद यानी भरने के लिए धातु नहीं बचती है, जो बारूद में भरने के लिए धातु नहीं बचती। भाई बारूद जब यानी प्रयोग किया जाता है या यूज किया जाता है, उसमें धातु की आवश्यकता होती है, तो धातु बीत जाती है और धातु खत्म हो जाती है। तो फिर जो यहाँ के लोग थे, ये अपने अपने जो भी जो धातु ला कर देते हैं चांदी के रूप में। भाई इनके पास बची जो थी चांदी बचती है, और चांदी ला कर देते हैं यहाँ के जो जनता कि आप तो गोले चलाइए, हम हमारी जो एक धातु है ये ला कर देते हैं। तब जाकर यहाँ पर चांदी के घोड़े दागे गए थे। तो क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किस किले में यानी किस किले से चांदी के गोले दागे गए थे। तो चूरू के किले से चांदी के गोले दागे गए थे। इस समय यहाँ का जो सामंत था शोजी सिंह था। आक्रमणकारी कौन थे? बीकानेर वाले थे। बीकानेर का शासक कौन है? सूरत सिंह। ठीक है, अब बात आती है फतेहपुर का किला। ठीक है, फतेहपुर का किला है जो सीकर में है, ये ध्यान रखना। फतेहपुर का जो किला है ये सीकर में है। इसका निर्माण करवाया जाता है फतेह खान कायम खानी के द्वारा। फतेह खान कायम खानी के द्वारा। फतेहपुर का जो किला सीकर में है, इसका निर्माण करवाया जाता है फतेह खान कायम खानी के द्वारा। फतेह खान कायम खानी यहाँ का जो नवाब है, इसके द्वारा एक किले का निर्माण करवाया जाता है। मैं वापस बताने की कोशिश करूँ किस प्रकार से कायम खानी चलते हैं, किस प्रकार से जो मुसलमानों में कायम खानी जो ब्रांच चलती है। देखिए, अपन बात करते हैं गोगा जी। गोगा जी के एक वंशज थे करम सिंह या करम सिंह जी। ठीक है, करम सिंह या करम सिंह जी ने यानी अपने जो धर्म परिवर्तन कर लिया था, इस्लाम स्वीकार कर लिया था। और इस्लाम स्वीकार करके एक कायम खानी नाम से ये जो मुस्लिमों की या इस्लाम यानी इस्लाम धर्म में मुस्लिमों को एक शाखा चलाते हैं, शाखा स्थापित करते हैं। ठीक है, तो ये जो कायम खानी जो शाखा थी, इसी के जो आगे वंशज हुए थे फतेह खान। ठीक है, फतेह खान फतेहपुर का किला बनवाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान लग गया होगा या पता चल गया होगा कि कायम खानी कौन थे। कायम खानियों में लेकिन नाम आज भी जो अपने जैसे मिल जाते हैं, जो हिंदुओं के नाम होते हैं, लक्ष्मण सिंह जी कायम खानी, इस प्रकार के नाम मिल जाएंगे जो कायम खानी जो मुसलमानों के। ठीक है, इसके बाद में बात आती है इमारतों की। फतेहपुर के जो किले की बात आती है इमारतों की, तो इमारतों में आप लिख सकते हो पीर निजामुद्दीन की दरगाह है और तेलिन का महल। ठीक है, एक तो इमारत है पीर निजामुद्दीन की दरगाह है और एक तेलिन का महल लिख लेना। ठीक है, तेलिन का महल। इसके बाद में बात आती है क्योंकि जो फैक्ट वो लिख लेना, फतेहपुर में एक सरस्वती लाइब्रेरी है। ठीक है, फतेहपुर में एक सरस्वती लाइब्रेरी पुस्तकालय है। अब बात आती है सरस्वती नाम से ही कि सरस्वती नाम जो सरस्वती पुस्तकालय नाम से एक पुस्तकालय उदयपुर में भी है। तो कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन में शायद दोनों को दिए नहीं जाएंगे, एक दे सकते हैं, या तो उदयपुर वाला जो सरस्वती पुस्तकालय दिया जा सकता है या फिर फतेहपुर वाला जो सरस्वती पुस्तकालय दिया जा सकता है। तो दोनों को लिख लेना नोट लगा के। सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर में स्थित है और सरस्वती पुस्तकालय उदयपुर में भी स्थित है। तो एग्जाम में आपके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना, ऑप्शन देख के डिसीजन लेना, आप भी क्या करोगे। ठीक है, इसके बाद में आगे और बात करते हैं सज्जनगढ़ का किला। सज्जनगढ़ का किला बहुत सुंदर किला है, उदयपुर में स्थित है। सज्जन सिंह के द्वारा ये बनवाया जाता है। सज्जनगढ़ जो अभ्यारण्य अपन पढ़ते हैं उसके बीच में स्थित है। सज्जनगढ़ किला आप लिख लेना ब्रैकेट में, उदयपुर में स्थित है। बात और आगे अपन करते हैं सज्जनगढ़ किले की।
महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। और इसके अन्य नाम है, इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ का मुकुटमणि। ठीक है, देखिए ये अन्य नाम जो है ये इंपॉर्टेंट है। और भी इसके अन्य नाम है, मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है और वाणी विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मानसून पैलेस और वाणी विलास के नाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ का मुकुटमणि किस किले को कहा जाता है? तो सज्जनगढ़ किले को कहा जाता है, जो उदयपुर में स्थित है। महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। मेवाड़ का मुकुटमणि और जो वाणी विलास महल मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। बात आती है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में निर्मित है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देखिए सज्जनगढ़ नाम है, सज्जन सिंह के द्वारा बनवाया गया है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है। तो तीन जो इसके मुख्य मुख्य जो फैक्ट है, तो एक जो सज्जन याद रख लोगे तो भी काम चल जाएगा। सज्जनगढ़ सज्जन सिंह के द्वारा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है। ठीक है, अब बात आती है महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा ये बनवाया जाता है। तो देखिए अभ्यारण्य भी इन्हीं के नाम से बनवाया हुआ होगा, या जो नामकरण इसका किया गया होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लिया करोगे, कुछ फैक्ट जो इजी हो जाते हैं, एक फैक्ट के साथ दूसरा फैक्ट भी इजी हो जाता है। ठीक है, ये बात सज्जनगढ़ किले की हो चुकी है। सुंदर किला है, छोटा सा किला है, लेकिन जो नहीं जंगलों के बीच में स्थित है, तो अच्छा लगता है, सौंदर्य की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी लगता है। इसके बाद में बात करते हैं तिमनगढ़ किला करौली। ठीक है, तिमनगढ़ अपना यहाँ पे जो बात आती है आपके माइंड में आ गया होगा, करौली में है। तो तिमनगढ़ किला है जो करौली में है, इसका निर्माण है, ये जो करवाया जाता है तिमन पाल के द्वारा करवाया जाता है। तिमन के आगे पाल लगा लेना। ठीक है, तो तिमन पाल के द्वारा तिमनगढ़ किले का निर्माण करवाया जाता है। और जो ये है ननद भोजाई का कुआं इस जो किले में है, अपन पहले भी बात कर चुके हैं ननद भोजाई के कुआं की। तो ननद भोजाई का, ननद और भोजाई दोनों एक साथ पानी भरने जाती होगी। ठीक है, तो ननद भोजाई का कुआं निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? तो तिमनगढ़ किले में स्थित है। तिमनगढ़ किले का निर्माण तिमनपाल के द्वारा करवाया जाता है। बात आती है दौसा के किले की। दौसा का किला का ज्यादा कोई फैक्ट नहीं है। तो दौसा का किला का जो फैक्ट है, एक तो छाजले या सूप की आकृति में बना हुआ है। ठीक है, दौसा का किला छाजला, जो अनाज साफ करने का होता है ना, छाजला या सूप की आकृति में निर्मित किया गया है। जो निर्माण कार्य इसका जो किया गया है, छाजला या सूप की आकृति में। जो अपने जो मम्मी के पास देख लेना, छाजला होता है अनाज साफ करने का, नाज चौका करने का। ठीक है, तो ध्यान रखना, उसकी आकृति में निर्मित है। जो ये जो इस जो पहाड़ी पर स्थित है वो भी लिख लेना। दौसा का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? तो देवगिरी पहाड़ी पर। देवगिरी पहाड़ी पर ही स्थित है दौसा का किला। ये दो ही फैक्ट इसके हैं। ठीक है, इसके बाद में बात आती है कि थोड़ा सा और इसके जो फैक्ट बताने की कोशिश करूं। जो कछवा शासकों की राजधानी जो दौसा रहती है, अपन बात करते हैं कछवा शासकों की जो प्रथम राजधानी रहती है राजस्थान में दौसा रहती है। दूसरी राजधानी रहती है यानी जमवारामगढ़, और तीसरी राजधानी रहती है आमेर, और चौथी राजधानी रहती है जयपुर। जमवारामगढ़ में जमवाई माता का मंदिर भी है, जो कछवा यानी कछवा वंश की कुल देवी मानी जाती है, कुल देवी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं ऊंटाला किला। थोड़ा सा जो बात ज्यादा है ऊंटाला किले की, बताने लायक बात है। ऊंटाला किला जो है ये उदयपुर के वल्लभ नगर में स्थित है। आप तो उदयपुर लिख लेना, अगर लिखना चाहो तो ब्रैकेट में वल्लभ नगर भी लिख लेना कि उदयपुर के वल्लभ नगर में स्थित है ऊंटाला किला। देखिए अमर सिंह प्रथम यहाँ का जो शासक है, अमर सिंह प्रथम यहाँ का शासक है। अमर सिंह प्रथम के समय यहाँ पर जो एक प्रतियोगिता होती है, हरावल प्रतियोगिता, ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है मैं बताना चाहूंगा आपको।
ठीक है। ऊंटाला किला उदयपुर के वल्लभ नगर में स्थित है। अमर सिंह जो फर्स्ट है यहाँ के शासक हैं, राजा हैं। इनके समय में एक प्रतियोगिता होती है, हरावल प्रतियोगिता। अब मैं बताने की कोशिश करूं कि ये जो हरावल प्रतियोगिता होती है, इस समय जो ऊंटाला किला है यहाँ पर जो जहांगीर का कब्जा था, ठीक है। ऊंटाला किले पर इस समय अमर सिंह प्रथम के समय जहांगीर का कब्जा था, यानी अधिकार कर रखा था, जहांगीर कब्जा कर रखा था। तो भाई अब इस कब्जे से छुड़वाना भी अपने को, इस किले को, ऊंटाला किले को, तो भाई सेना भेजी जाए, सेना की टुकड़ी भेजी जाए। सेना की टुकड़ी में हरावल का भाग कौन करे? चुंडाउत ले। चुंडाउतों के पास हरावल का अधिकार था। अब जो इस समय चुंडाउतों का जो नेता था तो वो कौन था? जैतर सिंह। बात आती है जैतर सिंह चुंडाउत, यहाँ पर हरावल का अधिकार जैतर सिंह चुंडाउत के पास था। देखिए पहले भी बात कर चुके हैं, चुंडाउतों के पास हरावल का अधिकार क्यों था या क्यों दिया गया था। चुंडा जी ने मेवाड़ राज्य के जो राज्य का यानी अधिकार का या राज्य का त्याग किया था। किस प्रकार से त्याग किया था, विस्तार से अपन पहले बात कर चुके हैं। इस जो त्याग के बदले में उनको मुख्य जो प्रथम श्रेणी के ठिकाने दिए गए थे, उनमें से जो चुंडाउतों को दिए गए थे, ठीक है। चुंडा जी के वंशजों को या चुंडा को यानी हरावल का अधिकार दिया गया था। अपन पढ़ते हैं भाई जो इम्पोर्टेंट जो ठिकाने थे, ये जो 4 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे, सलूम्बर था, ठीक है, आमेट भी था, देवगढ़ था। इसी प्रकार से जो जैतर सिंह चुंडावत है, जो इसके पास जो परंपरा के अकॉर्डिंग ये अधिकार होना चाहिए हरावल का। लेकिन एक बंदा और आता है सामने इधर से ही, इन जो सेना में से ही, जो बल्लू सत्तावत। अब बल्लू सत्तावत कौन था, मैं इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा आपको। महाराणा प्रताप के जो एक भाई थे शक्ति सिंह, ठीक है। महाराणा प्रताप के यानी भाई थे शक्ति सिंह, तो उनके वंशजों में से एक था बल्लू सत्तावत। तो महाराणा प्रताप के जो भाई शक्ति सिंह के वंशज जो बल्लू सत्तावत कहते हैं कि यार इस प्रकार से आप हरावल का अधिकार इनको दे रखे हो, हम भी तो है लड़ने लायक, हमें एक बार हरावल का अधिकार दे के दीजिए, देकर आजमाइए या देकर दीजिए एक बार का से। तो बल्लू सत्तावत हरावल का अधिकार मांगने की कोशिश करता है। तो यानी अमर सिंह प्रथम कहता है यार ये अधिकार तो परंपरा के अकॉर्डिंग जो पीढ़ियों से चुंडाउतों के पास चला आ रहा है, भाई चुंडा जी ने त्याग किया था राज्य का, तो इस बदले में उनको ये अधिकार दिया गया था। तो बल्लू सत्तावत कहता है यार ये बात तो ठीक नहीं है, अब हो गया जो हो गया, लेकिन हमें भी एक बार दीजिए मौका, एक बार कम से कम आजमा के तो देखिए, प्रयोग कर तो देखिए। तो इन दोनों के बीच में ठन गई बात, चुंडावतों की और सत्तावतों के बीच में। अब भाई डिसीजन कैसे ले? तो अमर सिंह प्रथम कहता है कि आप एक काम करो, दोनों पार्टियां अलग अलग तरफ से जाओ किले में, जो किले में पहले एंट्री करेगा ये जो हरावल का अधिकार उसी को दे दिया जाएगा। तो दोनों ने यस के लिए ठीक है, डन है। बल्लू सत्तावत तो कहते हैं कि हम जाएंगे किले के दरवाजे की तरफ से, और जो ये चुंडावतों को दिया गया है, कहा गया है कि आप जाओ पीछे से दीवार की तरफ से। दोनों अपनी अपनी टुकड़ियां लेकर जाते हैं, सत्तावत भी जाते हैं, चुंडावत भी जाते हैं। देखिए चुंडावत दीवार तोड़कर जाने की एंट्री करने की कोशिश करते हैं किले में, और यानी सत्तावत दरवाजा तोड़कर जाने की कोशिश करते हैं, एंट्री करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए वीरता की बात कैसे आती है सामने। ऐसे ही थोड़ी ना राजस्थान की धरती को वीरता की धरती कहा जाता है, वैसे यानी राजस्थान नाम ऐसे ही थोड़ी ना दिया गया है। बात आती है ये कैसे एंट्री करते हैं। बल्लू सत्तावत यानी हाथियों को शराब पिलाता है, और जो सत्तावत जो लोग थे हाथियों को शराब पिलाते, दारू पिलाते हैं, और हाथियों से दरवाजे की टक्कर मरवाई जाती है। लेकिन देखिए मैं एक बात और बताने की कोशिश करूं कि जो ये दरवाजे होते थे किलों के, इन दरवाजों के जो सूड़े लगे हुए होते थे आगे, कांटे जिनको बोलते हैं, सूड़े बड़े बड़े जो कीले लगी हुई थी होती थी, लगभग सभी किलों के दरवाजों की होती थी। तो ये जो दरवाजे पर ये दरवाजे के टक्कर मरवाते सत्तावत हाथियों से, हाथियों को दारू पिलाते थे, इसलिए बोलते भाई मदमस्त हाथी, ठीक है।
तो देखिए जब हाथियों से टक्कर दिलवाते दारू पिलाकर, तो हाथी इतने बड़े जो सूढ़ों के टक्कर देता है, कांटों के टक्कर देता है, तो हाथी की तो दारू उतर जाए एक टक्कर में। जो हाथी के चुभे हो, हाथी तो बिल्कुल मना न्यूट्रल हो जाए, अपने से आज लगे कल लगे वापस टक्कर। अब इनको सत्ता हो तो लगा यार ये तो गलत हो गया, अगर हाथियों ने टक्कर नहीं मारी तो अपन हार जाएंगे, और ये जो अधिकार है हमेशा हमेशा के लिए चुंडावतों के पास रह जाएगा। बल्लू सत्तावत को लगा यार बात नहीं बन रही है, और बात बढ़नी भी जरूरी है, क्या किया जाए। तो और बाकी के जो सत्तावत जो टुकड़ी में लोग थे या सेना के जो लोग थे सत्तावतों के, उनको जो बल्लू सत्तावत कहते हैं, यार आप एक काम करो, मैं एक दरवाजे के सामने यूं खड़ा होता हूँ, जैसे यूं खड़ा होता हूँ दरवाजे के, और आप इस हाथी का जो टक्कर है मेरे पीठ पर मरवाइए, ठीक है। तो लोगों ने कहा यार आपका दिमाग सटक गया है, आप झूल जाओगे भी यहाँ पे, जब हाथी नहीं टक्कर दे रहा है तो आप क्या लगते हो इन दरवाजों के आगे, इन सूढ़ों के आगे, इन कांटों के आगे। बल्लू सत्तावत कहता है यार कोई बात नहीं है, एक बंदा मारा जा रहा है तुम्हारा, एक बंदा शहीद होगा, लेकिन कम से कम अधिकार तो सत्तावतों के पास आ जाएगा ना। तो फिर ऐसा ही किया जाता है, बल्लू सत्तावत खड़ा हो जाता है गेट पे, और हाथियों से टक्कर मरवाई जाती है। हाथी टक्कर तो मारते हैं, बल्लू सत्तावत कांटों में झूल जाता है, बल्लू सत्तावत की मृत्यु हो जाती है। उधर से वो भी प्रयास कर रहे थे चुंडावत, इनसे दीवार टूट नहीं रही थी, लोग कहते भाई टूटने वाली है। जयतर सिंह को लगा यार वो सत्तावत पहले पहुंच गए, तो जो जयतर सिंह कहता है यार आप एक काम करो, आप मेरा जो सिर है यहाँ से जो गर्दन से काट दीजिए, मेरी मुंडी है यहाँ से काट दीजिए, और मेरी मुंडी को या मेरे सिर को सबसे पहले किले के अंदर फेंक दो, मेरा सर पहुंच जाएगा, उसी का मतलब है कि जो चुंडावत पहुंच गया अंदर। तो फिर लोग कहते हैं यार अभी टूटने वाली है दीवार, लेकिन जयतर सिंह मानता नहीं और कहता नहीं तुम तो जल्दी करो और अंदर फेंको। तो ऐसे जयतर सिंह की जो सिर को काट के पहले फेंक दिया जाता है। हालांकि जो सूढ़ों पे झूल जाता है, जो कांटों पे झूल जाता है, उधर जो सत्तावत एंट्री करते हैं दरवाजे को तोड़कर, दरवाजा टूट तो जाता है, लेकिन उधर से फिर वो गाना याद आता होगा यानी जो जयतर सिंह को, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, ठीक है। तो फिर भाई साहब मुंडी इधर पहुंच गई है, सिर इधर पहुंच गया, पहले हमने एंट्री की है, तो चुंडावत पहले पहुंच जाते हैं एक प्रकार से, और यह अधिकार हमेशा के लिए फिर चुंडावतों के पास ही रहता है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से जो वीरता कह सकते हैं, एक अधिकार हरावल में जाएगा, वो भी सेना में आगे लड़ेगा, जो सेना में आगे लड़ेगा वो युद्ध में भी उसकी सेना को, उसकी टुकड़ी को नुकसान होगा, ठीक है। और उस अधिकार को लेने के लिए भी ये यहाँ पर इस प्रकार की प्रतियोगिता कर रहे हैं कि यह अधिकार हमें मिलना चाहिए। पहली बात तो सेना में आगे जाने के लिए ही आज के लोग तो मना करते हैं, आगे हम नहीं जाएंगे, हम तो पीछे रहेंगे, आगे आप जाओ। और फिर अगर ये सेना में जो किसी को ये इस प्रकार का अधिकार मिला हुआ है, तो सब हाथ जोड़े भाई ठीक है तेरे पास ये अधिकार, तू ही जाएगी, हम तो पीछे रह लेंगे। लेकिन ये अधिकार लेने के लिए भी ये इस प्रकार की प्रतियोगिता ही कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि हरावल प्रतियोगिता को लेने के लिए निम्नलिखित में से किस किले में हरावल प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया था। ऊंटाला किले में करवाया गया। ऊंटाला किला वल्लभनगर, उदयपुर के वल्लभनगर में स्थित है। इस समय यहाँ का जो हरावल प्रतियोगिता के समय राजा कौन था, तो अमर सिंह प्रथम था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो बल्लू सत्तावत उधर सूढ़ों में कांटों में झूल जाता है, मारा जाता है, और चुंडावत पहुंच जाते हैं पहले, लेकिन किसी भी रूप से पहुंचो लेकिन पहले चुंडावत पहुंचते हैं। इसके बाद में बात करते हैं नीमराणा का किला, अलवर में स्थित है नीमराणा का किला, इसको पंचमहल भी कहते हैं, यही याद रखना है बस इसका। तो नीमराणा का किला अलवर में स्थित है, इसको पंचमहल भी कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से पंचमहल किस किले को कहा जाता है, तो नीमराणा का किले को कहा जाता है। नीमराणा का किला जो अलवर में स्थित है। इसके बाद में बात करते हैं एक जो मेड़ता का किला, तो मेड़ता का किला भी लिख लेना। तो मेड़ता का किला मालदेव ने बनवाया था और इसको मालकोट भी कहा जाता है। मालकोट ने बनवाया है तो मालकोट कह दिया, ये नाम रख दिया गया इसका। ठीक है, मेड़ता का किला मालदेव ने बनवाया था, इसको मालकोट के नाम से भी जाना जाता है।
अब आज का और पूरे जो किलो का जो अंतिम किला भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास फिर कंप्लीट हो जाएगी। मोहनगढ़ का किला, देखिए मोहनगढ़ का किला यहाँ पर बोर्ड पर तो नाम तो ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ, मेड़ता किले को मिटा के लिख देता हूँ। देखिए जो मोहनगढ़ का किला है ये जैसलमेर में स्थित है, ठीक है। मोहनगढ़ का किला जैसलमेर में स्थित है। दुर्ग वाली किलास का भी अंतिम किला है, भारत का भी अंतिम किला, ठीक है। भारत का अंतिम किला कहलाता है मोहनगढ़ का किला। देखिए दुर्ग वाली किलास का थोड़ा फनी टाइप किससे मान सकते हो भाई, अपने जो किले कंप्लीट हो चुके, मुख्य मुख्य जो भी राजस्थान में किले थे वो कंप्लीट अपन कर लिए हैं। तो आज का और जो दुर्ग वाली किलास का जो लास्ट किला है मोहनगढ़ किला, जो जैसलमेर में स्थित है, ये जो भारत का अंतिम किला कहलाता है मोहनगढ़ किला। देखिए जो इसका जो निर्माण करवाया गया था, तो जवाहर सिंह जो राजा थे जैसलमेर के, उनके द्वारा करवाया गया था 1945-46 के आसपास। ठीक है, देखिए 1945-46 में फिर इसके बाद में कोई किले बने नहीं, फिर तो भारत आजादी हो जाता है। तो इसके बाद में कोई किलों की युद्ध वगैरह जो आवश्यकता नहीं पड़ती है, किस प्रकार से फिर राजाओं को तो फिर हटा दिया जाता है धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो फिर ध्यान रखना, तो मोहनगढ़ का किला जैसलमेर में स्थित है, इसको भारत का अंतिम किला माना जाता है। जवाहर सिंह के द्वारा 1945-46 में इसका निर्माण करवाया जाता है। ये आपके किले हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन राजस्थान में जो भी छत्रियां हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में इन छत्रियों के बारे में फिर अपन चित्रकला पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये जो 3 क्लासेस में जो अपने जो राजस्थान के दुर्ग है जो कंप्लीट हुए हैं, दुर्ग काफी है भाई, देखिए थोड़ा सा ध्यान नहीं रख लेना, काफी दुर्ग पड़े हैं छोटे मोटे, लेकिन इनसे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए अपने को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन छत्रियों के साथ मिलते हैं। थैंक यू।